सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पेंद्र जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेतीबाड़ी के नए ठाट। किसान भाइयों, आज मैं आप पहुंचा हूं सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर सेवर के अंदर। दोस्तों, यहां पर आज मैं आया हूं और सर से मिलने वाला हूं, जो कि हमारे सरसों अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर हैं पीके राय जी। तो उनसे बातचीत करते हैं और मिलते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। अभी फ़िलहाल जो है सरसों की बुवाई का टाइम आने वाला है, तो यहाँ पर जो है नई नई वैरायटी सरसों की जो है बनाई जाती हैं। तो अभी मिलेंगे, सर से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में पीके राय जी। तो सर, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में स्वागत है जी। धन्यवाद। और किसान भाई जो ये चैनल देख रहे हैं अभी ये प्रोग्राम, उनको नमस्कार। सरसों अनुसंधान निदेशालय जो कि देश में अपने आप में एक अकेला संस्थान है जो राई सरसों के ऊपर काम करता है। और ये हमारे यहाँ से प्रजातियाँ भी विकसित होती हैं और बहुत सारे केंद्र हैं हमारे, जो 22 केंद्र हैं अलग अलग राज्यों में। उनके माध्यम से भी उनकी आवश्यकता के अनुसार जो उनकी भौगोलिक परिस्थिति है, जलवायु स्थिति है, उसके हिसाब से प्रजातियों का विकास होता है। तो सर पीके राय जी, अभी जो हमारा ये भरतपुर का जो सेवर में जो हमारा ये सरसों अनुसंधान केंद्र है, तो भारत का एकमात्र सरसों अनुसंधान केंद्र है सर ये? जी हाँ, भारत में राई सरसों पर काम करने वाले अकेला संस्थान है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करता है, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन। और हमारी जो मुख्य भूमिका है वो सरसों की प्रजातियों के विकास के साथ साथ सरसों की खेती से जुड़ी हुई जो उत्पादन तकनीकी है या फिर जो कीट बीमारियां लगती है, मतलब पौध संरक्षण की बात हो, उससे संबंधित जो शोध है और जो भी निकल के आता है, जो नई तकनीकी निकल के आती है, उसको किसानों तक पहुंचाना हम लोगों का काम है। तो पीके राय जी, सर अभी हम जो है स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के लिए आप जो आपकी वैरायटी हैं, जो हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है सर, उनके बारे में सर बताइए। सर कौन कौन सी वैरायटी आप लाए हैं? किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, खास करके राजस्थान के, यूँ तो जैसा मैंने बताया कि हर राज्य के लिए अलग अलग प्रजातियाँ संस्तुत हैं और कुछ प्रजातियां हैं कोई 2-3-4 राज्यों में भी अच्छा कर रही हैं। हम लोगों ने क्या है, ये रेपसीड मस्टर्ड जो राई सरसों है, ये जोन वाइज हमारे सेंटर्स हैं और उसी हिसाब से हम प्रजातियां अलग अलग परिस्थितियों के निकालते हैं। जैसे जल्दी बुआई करनी है, समय से बुआई करनी है, सिंचित क्षेत्र में है, असिंचित क्षेत्र में है, लेट बुआई करनी है, या जो आपका खारा पानी है, ज़्यादा सैलाइन, मतलब जो सैलाइन सॉयल है, जो ऊसर टाइप की, उसके लिए। लेकिन जहाँ तक अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों की बात है, खास करके इस क्षेत्र में जो है ना, वो कुछ प्रजातियाँ हमारी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और किसान भाई इसको काफ़ी किसानों में लोकप्रिय भी हैं। जैसे हमारी एक प्रजाति है गिरिराज जी, तो वो किसानों में काफ़ी लोकप्रिय है। इससे पहले एक हमारी NRC HB 101 प्रजाति है, वो अभी भी हम लोग बीज उसका बना रहे हैं। जैसे किसान भाई कई बार लेट हो जाता है सोइंग, तो उस स्थिति में उसको NRC HB 101 का इस्तेमाल कर सकते हैं। समय से बुआई करनी है तो हमारी जो गिरिराज वैरायटी है। इसके अलावा हमने कुछ और प्रजातियां अभी हाल ही में विकसित। तो पीके राय जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी वीडियो एक राजस्थान में ही नहीं दिखती है सर, ऑल ओवर इंडिया में दिखती है। तो सर जैसे अभी हमें वैरायटी आप जो बता रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए, तो अभी आपने बताया जलवायु पर डिपेंड करता है सर वैरायटी का। तो सर अभी आप जो जलवायु के हिसाब से अलग अलग बताने वाले, कैसे बताएंगे सर? अभी आप देखिए, ऐसा आपने गिरिराज वैरायटी का नाम है, इस वीडियो में इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन देना संभव नहीं, क्योंकि जो DSC का इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन में जो इंडेंट आता है अलग अलग राज्यों से, जो ब्रीडर सीड की डिमांड होती है, उसके हिसाब से अभी 63 प्रजातियाँ जो है ना वो सीड चेन में हैं। मतलब पूरे भारतवर्ष में 63 प्रजातियां हैं जो इस समय फिलहाल। वैसे तो हमने करीब 300 से ज़्यादा प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं अब तक इस परियोजना के माध्यम से, जो अखिल भारतीय राई सरसों परियोजना है। लेकिन जो अभी मौजूदा हालात में, क्योंकि भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि 10 साल से ज़्यादा की वैरायटी जो है ना वो सीड चेन में नहीं रहेगी, तो 10 साल के अंदर की 63 वैरायटी हैं। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रजातियाँ हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा जो कि रूलिंग वैरायटी जिसको हम कहते हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक तो हमारी यही है गिरिराज है, NRC HB 101 है, आपकी DRMR 150-35 है, DRMR 1165-40 है। अभी हमने हाल ही में 2 प्रजातियां और विकसित करी हैं, राधिका है, ब्रिजराज है। इसके अलावा हिसार से जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, उसकी 2 प्रजातियां हैं जो कई राज्यों में इस्तेमाल हो रही हैं, RH 749 और RH 725।
इसके अलावा जो हमारा कुछ मध्य प्रदेश का एरिया है उसमें RBM राजमाता विजया राजे सिंधिया मस्टर्ड जो ना RBM 2 वैरायटी काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में किसान भाई तोरिया की भी खेती करते हैं, कुछ हमारी पीली सरसों की भी खेती करती हैं, उनकी भी प्रजातियां हैं। तो ये जैसा मैंने बताया सारा मिलाकर के 63 प्रजातियों का इंडेंट आया हुआ है। मीन्स ये 63 प्रजातियाँ हैं, जिसमें से ये 10-11 प्रजातियाँ हैं रूलिंग प्रजाति है। जैसे हमारे IRI की प्रजाति है पूसा की, जो IRI जो दिल्ली में है उसकी PM 32 है जो क्वालिटी मस्टर्ड है। प्रधानमंत्री जी ने इसका विमोचन भी किया था। जो विभिन्न वैरायटियाँ थी 34, उसमें से सरसों की वैरायटी थी जिसमें यूरिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा कम होती है। तो ये क्वालिटी मस्टर्ड के अंतर्गत आता है। PM 32, PM 31 है, PM 30 है, PM 28 है। ये प्रजातियां हैं जो कई राज्यों में उगाई जाती हैं। तो ये हमने आपको मोटा मोटी बता दिया 10, 12, 13 प्रजातियां हैं। इसके अलावा जो सैलाइन कंडीशंस के लिए हमने बताया ऊसर भूमि के लिए CS 60 है, अभी हाल ही में CS 62 आई है, अभी CX 64 अभी नोटिफाई होनी बाकी है। तो ये प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनको हम सैलाइन कंडीशन में उगा सकते हैं किसान। तो सर अभी जैसे हमारे किसान भाई हैं, तो अभी जैसे आपने गिरिराज बताया, तो सर गिरिराज जो है आपकी वैरायटी है, उसके उत्पादन के बारे में और पूरी डिटेल में थोड़ा बताइए सर आप। देखिए, अगर जो पैकेज और प्रैक्टिसेज है, जो खेती की तकनीकी है जो हम लोग बताते हैं, चाहे वो उर्वरक का प्रबंधन हो, सिंचाई का प्रबंधन हो, खरपतवार नाश का उन्मूलन हो, और जो प्लांट प्रोटेक्शन के जो मेजर्स हैं, जैसे कभी कीट लग गया, बीमारी, तो इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान देते हैं तो किसान भाई जो हमारे किसान हैं इस प्रजाति से करीब करीब 26 से 28 कुंटल तक उपज ले पा रहे हैं प्रति हेक्टेयर। कमोबेश ऐसी ही उपज 749 में 749 थोड़ी सी बड़ी बढ़वार ज़्यादा होती है। तो और उसमें जो है ना थोड़ा सा टाइम 10 दिन ज़्यादा लगता है मैच्योर होने में, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता जो 28 कुंटल तक है। इसी तरह से जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, एक ही सिंचाई की व्यवस्था किसी तरह से हो सकती है, तो उसमें RS 725 जो हरियाणा की वैरायटी, ये बहुत अच्छा काम करती है। इसका उत्पादन क्षमता भी करीब करीब 26 कुंटल के आसपास है। तो क्या सर आपकी जो ये वैरायटी है, आपने अभी एक बात बोली कि जो अलग अलग क्षेत्रों में पानी के हिसाब से भी काम करती हैं, तो क्या ये आपकी वैरायटी, अभी आपने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में पानी कम हो ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से भी वैरायटी आपने बनाई हुई है? बिल्कुल, जो है बिना पानी की, जैसे अगर पानी बिल्कुल नहीं है और आप जैसे जिस समय बुआई करते हैं उस समय थोड़ी नमी चाहिए, उस समय तो नमी चाहिए क्योंकि वो तो बीज उपजने के लिए चाहिए सर। इसके बाद जैसे RH 406 है, तो RH 406 वैरायटी के लिए आपको कोई पानी, अगर जहाँ बिल्कुल बरानी क्षेत्र है, जहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं, एक भी सिंचाई नहीं हो सकती, तो वहाँ पे RS जो है ना वो 406 किसान भाई लगा सकते हैं। या जहाँ एक पानी की व्यवस्था है, मैंने बताया आपको RS 725 बहुत अच्छा काम करती है। और किसान भाइयों को आपके इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगा, किसी भी प्रदेश में किसान भाई अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो सरसों की फसल में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, मैक्सिमम 2 पानी देना चाहिए इसमें। तो सर कब जो समय बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को, जो है समय क्या रहेगा? पहला जो पानी देते हैं हम लोग वो रिकमेंड करते हैं 30-35 दिन की अवस्था पे जी, और दूसरा पानी करीब करीब जो है ना वो 65-70-75 दिन के आसपास, जब जो है ना फलियाँ बन रही हों, फूल जो है ना हो जाए और फली का बनना शुरू हो, उस समय पानी आवश्यक होता है। तो सर अभी एक और हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों की, चलो उपज तो अच्छी हो रही है, लेकिन आज के टाइम में डिपेंड करता है जो हमारी वैरायटी हैं, तो उनमें क्या तेल की मात्रा, जो हमारी सरसों है, तेल की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है भाव। और हमारे किसान भाई चाहते हैं, हमारी जो वीडियो देख रहे हैं सभी वो चाहते हैं कि हमें अच्छी मात्रा में जो है तेल मिले सर, और हमारा जो है मार्केट में सरसों अच्छा सेल हो सर। देखिए, तो जो ये हमारे देश में करीब करीब 85% जो एरिया है वो इंडियन मस्टर्ड के अंतर्गत आता है जी, और जिसमें अमूमन जो हमारी प्रजातियां अभी नोटिफाइड हैं, गैजेट नोटिफिकेशन हो रखा है, जो बता रहे हैं आपको इंडियन मस्टर्ड की, भारतीय राया की, उसमें सब में जो है ना करीब करीब 39% से लेकर 42% तक तेल की मात्रा है जी। अब कई बार क्या होता है कि जो प्रजाति है, मान लीजिए कि हमारी गिरिराज प्रजाति है, 41% जो है ना इसमें ऑयल कंटेंट पे हमने इसको ये किया है, नोटिफाई हुई। कितना परसेंट सर? 41%, 41%। लेकिन कई बार किसान के यहाँ जो है ना वो 38%, 37% जब मंडी में लेके जाता है तो 37-38% ही तेल आता है। जी जी। उसके कुछ कारण है एक्चुअली।
खाली जो वैरायटी है उसी के आधार पर ये तय नहीं हो पाता। कई बार हमारी जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सल्फर का उपयोग है, जी जी, हम लोग बार बार किसान भाइयों को कहते हैं कि आप डीएपी का इस्तेमाल मत करो, आप सिंगल सुपर फास्फेट लगाओ। जी उससे क्या होगा, इसमें जो सल्फर एक ऐसा तत्व है जो तिलहनी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके सरसों के लिए। जी, अगर 40 किलो सल्फर जो है ना प्रति हेक्टेयर की दर से मिल जाता है ज़मीन में, किसान इस्तेमाल करता है, जो कि सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर अगर इस्तेमाल करता है, तो करीब करीब उतनी मात्रा मिल जाती है। तो इससे करीब करीब 1% 1.5% तक तेल की प्रतिशत जो है ना अपने आप बढ़ जाता है। दूसरा हमारा है जिंक सल्फेट है, बोरान है, माइक्रो एलिमेंट्स हैं, इनको भी हम रिकमेंड करते हैं। जैसे बोरान 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, इसी तरह जिंक सल्फेट का हम बताते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो सर ये यूज कब करना है सर? अब ये जो है ना बुआई के समय यूज करते हैं हम सल्फर का भी और जिंक सल्फेट का भी बुआई के समय इस्तेमाल करें। बोरान अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मैं पानी की बात कर रहा था, 2 पानी है। अगर आप देखें, कोई किसान भाई इस चीज़ को अपने तरफ से एक प्रयोग करके देख सकते हैं कि एक खेत में आप 3 सिंचाई दीजिए और एक खेत में सिर्फ 2 सिंचाई दीजिए और एक खेत में सिर्फ 1 सिंचाई दीजिए, तो आप पाएंगे कि तेल का प्रतिशत तीनों जगह पे अलग अलग मिलेगा। बिल्कुल सर, ये तो हमारे मंडियों में हमने देखा है और सुना भी है। जैसे अभी कोमेर की साइड है, वहाँ पे थोड़ी पानी की कमता है सर, तो वहाँ पे जो लैब है ना, सरसों का जो तेल की मात्रा है वो 42 से 43% तक निकलती है सर। और हमारे इधर जो है नदबई क्षेत्र है, तो उसमें हमने देखा है 2-2 3-3 पानी लगा देते हैं, पानी की बहुतायत है, तो उसमें 37, 38, 40, कोई अच्छा ही कोई जो है एक पानी दिया है उसका 42 निकलता है सर। हाँ, तो ये मैं कह रहा था ना कि अगर आप 3 पानी देते हैं और फिर कई जगह जो है ना उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उधर वेस्टर्न यूपी में भी है, ये कई बार जो है ना सोचते हैं कि पानी लगाने से उपज बढ़ जाएगी। ठीक है, उपज तो बढ़ रही है थोड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो तेल का मात्रा कम हो गई। तो जहाँ पे तेल पे व्यापार हो रहा है जी, जैसे भरतपुर मंडी में पूरा का पूरा, या राजस्थान में, पूरे राजस्थान में जो व्यापार है इसका सरसों का, वो तेल की मात्रा के आधार पर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो तेल की मात्रा में अगर 1% की भी घटोतरी हो गई और आपका उत्पादन 1-2 कुंटल ज़्यादा हुआ, तो कुल मिला के किसान को हानि है, नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है इसमें। जी जी जी। तो किसान अपने स्तर पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, 1 पानी 2 पानी देके, और अपनी कुछ तकनीकी खुद भी जो है ना, वो हमारी तकनीकी में से अपने स्थिति, अपनी परिस्थिति, अपनी समय जो ज़मीन है और उसके हिसाब से अपनी भी थोड़ा बहुत जो है ना चेंज करके अपनी तकनीकी इस्तेमाल कर सकता है, ईजाद कर सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो सर अभी आपने बताया जैसे सरसों के आपके जो बीज हैं उनमें तेल की मात्रा बढ़ानी है, तो हम खाद डालने हैं। आपने बोरान बताया, जिंक सल्फेट बताया, सल्फर बताया, और एक और आपने बताया तो डीएपी का यूज नहीं करें। वो तो किस टाइम पर ये सारे काम करने सर? खाली जो है ना, हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन की कुछ मात्रा बचा लें जी, जो पहली सिंचाई के बाद देनी है। बाकी सारी जो है ना उर्वरक और ये सारा जो है ना उसी समय दें। खेत की जो जैसे कल बुआई करनी है तो आज चाहे तो उसको छींट के और एक जुताई करके पाटा लगा दें, अगले दिन बुआई करें, तो वो पूरा जो है ना वो उपयोग में आ जाता है। तो सर अभी बात करते हैं, जैसे हमारे किसान भाई क्या है बुवाई करते हैं उस टाइम पर, तो कई फफूंदनाशक, कीटनाशक जो बीज को खा जाते हैं, उगने ही नहीं देते, तो सर उसके लिए क्या हमारे किसान भाई इंतजाम करें सर? देखिए, अभी हमारा सरसों अनुसंधान निदेशालय में बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं, लेकिन हाँ, एक हर प्रतिवर्ष जो है ना 800 और 1000 कुंटल के आसपास हम बीज बनाते हैं जी। और बीज अभी आपने देखेंगे आप जी, अभी वीडियो अभी चल रहा है, देख रहे हैं हमारे किसान भाई। पैकिंग चल रही है, 1.5 किलो में अभी पैकिंग चल रही है, 5 किलो में पड़ेगी। 15 सितंबर से हम ये बीज पखवाड़ा का आयोजन करते हैं यहाँ अनुसंधान केंद्र पर, और जो किसान आते हैं पहले आओ पहले पाओ की नीति के अनुसार जो है ना उनको ये उपलब्ध कराया जाता है। और ये हमारा जो है ना बीज उपचारित है जी। इसी तरह से अगर किसान भाई कहीं किसी प्राइवेट कंपनी से बीज ले रहे हैं या एनएससी से ले रहे हैं, आरएसएससी से ले रहे हैं, तो वो ये ज़रूर देख लें। हालांकि बीज उपचारित करके ही देती हैं ये जो जितनी भी एजेंसीज़ हैं और प्राइवेट कंपनियां हैं। फिर भी अगर किसान कहीं से बीज लूज में लेता है या कहीं इस तरह से बीज या पिछले साल का इस्तेमाल करना चाहता है, तो ये ज़रूर आप निश्चित सुनिश्चित कर लें कि उसको उपचारित कर लें। अगर उपचारित बीज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसका उपचार जरूर कर लें। इससे कुछ बीमारियां जैसे आपका सफ़ेद तना गलन रोग है, इसमें बीज उपचार काफ़ी कारगर है, और सफ़ेद रतुआ रोग है, इसमें भी बीज उपचार करना काफ़ी फ़ायदेमंद है।
तो इन बीमारियों का प्रकोप जो है ना कम हो सकता है अगर आपका उपचारित है बीज। तो सर उपचारित कैसे करें, ऐसा क्या मिलाया जाए सर उस टाइम ऐसा पर? है, इसमें कई सारी फफूंदीनाशी हैं। जैसे आपका सफ़ेद तना गलन रोग के लिए कार्बेंडाजिम आता है, जो उसका कार्बेंडाजिम के 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम के बीज के हिसाब से, थोड़ा मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, वैसे तो 1 ग्राम से भी काम चल जाएगा, ये है। इसके अलावा एप्रान SD 35 करके 35 SD करके एक दवाई आती है। तो ये दवाई जहाँ सफ़ेद रतुआ रोग का प्रकोप ज़्यादा है तो वहाँ किसान भाइयों को हम कहते हैं कि 6 ग्राम ये दवाई ले लें और 1 किलोग्राम बीज को। और बीज को मिलाने के लिए, दवाई को मिलाने के लिए थोड़ा सा आपको, अगर आपके पास एक सीड ड्रेसर आता है तो वो संभवतः किसान भाइयों के पास नहीं होगा, तो एक मटका ले लें, पानी का सूखा मटका, और उसमें बीज भर लें आधा, जितना 2 किलो 3 किलो या 4 किलो आ रहा है उसी के हिसाब से उसमें दवाई की पुड़िया जो है ना डाल लें। और डालने के बाद उसको कपड़े से उसका मुंह बंद कर बांध दें और उस मटके को पकड़ के ऐसे ऐसे ही हिला दें, 8-10 बार हिलाएं ऐसे ऐसे करके। जी। तो वो अच्छी तरीके, हाथ से कभी नहीं मिलाएं, बिल्कुल, क्योंकि ये जहरीला होते हैं। ये जो भी फफूंदीनाशक हैं ये जहरीले होते हैं और ये कभी भी आपके आँख के कांटेक्ट में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे आप मिला रहे हैं और ना जानकारी में आपने कहीं भी हाथ, कहीं भी टच हो जाता है, सही बात है। तो उसको बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, और इसमें पूरी तरह से जो है ना एक बराबर मात्रा में बीज में पूरा मिक्स हो जाती है दवाई, और फिर उस दवाई को लगे हुए बीज का आप इस्तेमाल करिए बुआई में। तो सर अभी आपने ये हमारे किसान भाइयों का ये प्रोसेस हो गया, जैसे अभी हम पहला पानी आपने बताया 35 दिन के बाद में देना चाहिए सर, तो 35 दिन के बाद में जब हम पानी दे रहे हैं तो हमें कौन कौन से खादों का यूज करना चाहिए जिससे हमारा उत्पादन अच्छा हो सर? सिर्फ हम जो लोग कहते हैं नाइट्रोजन की जो मात्रा आपने बुआई के समय इस्तेमाल नहीं करी, बचा रखी आदि, उसको आप उस समय इस्तेमाल करें पहली सिंचाई के बाद। और उसी समय, क्योंकि फसल की ग्रोथ जो है ना उस समय करीब बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 1-1.5 फीट होता है, तो जितना आप खरपतवार जो है ना वो, क्योंकि इसमें देखिए खरपतवार नाशी कोई है नहीं, जी खड़ी फसल में कोई ऐसा खरपतवार नाशी नहीं है जो इस्तेमाल किया जा सके। जी बिल्कुल सर। सबसे जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है, एक तो पूरे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में, दिल्ली में, कई राज्यों में लाइन सोइंग होती है, बाकी जगह में भी लाइन सोइंग नहीं करते। तो लाइन सोइंग अगर हो रखी है तो बीच में से कुछ कुछ खरपतवार निकालने की वो रहती है, स्कोप रहता है, व्यवस्था मतलब जगह रहती है, तो जितना संभव हो सके उस समय खरपतवार निकाल दें। और इस राई सरसों की फसल के बारे में हम लोग ये कहते हैं, किसान भाइयों को भी जानना ज़रूरी है जी, कि इस फसल को 40 दिन आप पाल लीजिए, इसके बाद ये आपको पालेगी। बिल्कुल, मतलब शुरू के 40 दिन आप इसका ध्यान रख लीजिए थोड़ा सा, इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आपको बस मॉनिटरिंग करनी है कि कभी जैसे बाद की अवस्थाओं में कई बार जो है ना एफिड आ जाता है, माहो जी, तो वो आ जाए तो उसका निदान जो है ना तत्काल होना ज़रूरी है। कई बार अगर उपचारित बीज नहीं है और कई कुछ और दिक्कतें हैं तो सफ़ेद रतुआ भी आता है, तना गलन आता है जी, तो वो बाद में आपको किसान भाई को अपने खेत का लगातार प्रतिदिन एक बार जो है ना विजिट खेत पे चले जाएं, देखते आएँ कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है तो तत्काल या तो कृषि नियरेस्ट जो भी आसपास का कृषि विज्ञान केंद्र है या कोई यूनिवर्सिटी का कोई केंद्र है या विश्वविद्यालय है या रिसर्च स्टेशन है, तो वहाँ वैज्ञानिक हैं, इस हर सब्जेक्ट के वैज्ञानिक होते हैं, तो उनसे ज़रूर संपर्क करें। सीधे आप दुकानदार से कोई दवाई उसके कहने पे ना लाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये दवाइयाँ जो रिकमेंड होती हैं वो गलत रिकमेंडेशन होती है, फिर उसमें किसान भाई का एक तो पैसा भी लगता है और बहुत ज़्यादा, और उनकी सलाह ज़रूर लीजिए कोई भी दवाई लगाने से पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए। तो अभी सर ने आपको पूरी लगभग जानकारी दे दी है वैरायटी के बारे में, पूरी डिटेल्स, और जो तेल का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, सारी जानकारी आपको दी है। तो दोस्तों अभी सितंबर के बाद में यहाँ पर बीज मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे 5 से 7 वैरायटी मिल जाएंगी। सर ने आपको नंबर भी दिया है, बोल दिया है वीडियो में, और साथ में मैं स्क्रीन पर भी नंबर दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी वेबसाइट और आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। यदि आप बीज खरीदना चाहते हैं तो सर से आप कॉन्टैक्ट करके आप बीज खरीदने आ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लिए जय जवान जय किसान।